सो वेलकम एपियंस एंड अभी देखो ईएमटी है उसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चल रहा है और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है उसमें मैंने बोला है कि मैक्सवेल्स इक्वेशन है वो हम करने वाले हैं और उसके बाद डिफरेंट मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का किस तरह से प्रोपोगेशन होता है, उसमें कौन कौन से इक्वेशंस है वो इन्वॉल्व होते हैं वो देखने वाले हैं। उसके बाद रेडिएशन ड्यू टू द डाइपोल होता है वो देखेंगे, लेकिन थोड़े टॉपिक्स है ईएमटी के 1 और 2 टॉपिक्स वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लेंथी होते हैं, तो वो ज़्यादा लेंथी टॉपिक है वो यहाँ पे मैं कवर अप नहीं करने वाला हूँ। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लेंथी इक्वेशन है वो शायद आपको मैं एज अ पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि यहाँ पे सिलेबस है वो लेंथ में बढ़ जाएगा और आपका जो क्वेश्चंस है वो कवर अप नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में वो टॉपिक्स पूछे जाते नहीं है। क्लियर। सो बेसिकली जीसेट एग्जामिनेशन के पर्पज से हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पे देखो कि मैक्सवेल्स इक्वेशन यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे देखो डेल डॉट ई, डेल डॉट बी, डेल क्रॉस ई एंड डेल क्रॉस बी, इस तरह के 4 इक्वेशन से 2 डाइवर्जेंस वाले 2 कर्ल वाले। तो डाइवर्जेंस वाले जो इक्वेशन है उसमें डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन 0। सो एप्सिलॉन 0 है वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। अब यहाँ पे इसको गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला जाता है। डेल डॉट बी इक्वल टू 0 है, ये इक्वेशन का कुछ नाम नहीं है, लेकिन ये मोनोपोल, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। देखो इस इक्वेशन से क्या प्रूव होता है, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। सो मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं होता है, वो इस इक्वेशन से प्रूव हो रहा है। और डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी वो फेराडेज लॉ है, तो वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है। और लास्ट वन है डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू 0 जे, वो है एम्पियर्स लॉ। तो यहाँ पे देखो एक सिंपल टर्मिनोलॉजी में एक ये जे और रो, इसका आपको पता होना चाहिए। देखो रो है वो एनक्लोज, देखो एनक्लोज चार्ज जब होता है ये इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखेंगे तो एनक्लोज चार्ज के फॉर्म में हम ये है वो करंट डेंसिटी है और यहाँ पे है वो वॉल्यूम करंट डेंसिटी है, और इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखेंगे तो हम एम्पियर्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वो भी लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल फॉर्म। अब देखो यहाँ पे क्या था कि जब हम जो कांस्टेंट इक्वेशन से वो कांस्टेंट रहते हैं कि नहीं रहते हैं तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 3 है, ओके, यहाँ पे इक्वेशन 3 है, उसका डाइवर्जेंस अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे देखो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल है वो 0 होता है, तो यहाँ पे डेल डॉट बी इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यहाँ पे 0 इक्वल टू 0 हमें मिल रहा है, मतलब कि दोनों इक्वेशन है वो कांस्टेंट रहते हैं। क्लियर। अब अगर हम इक्वेशन 4 है, देखो इक्वेशन 4 है उसका आप डाइवर्जेंस लेंगे तो म्यू 0 डेल डॉट जे। अब देखो यहाँ से देखो क्या आएगा कि यहाँ पे ये इक्वेशन है वो कांस्टेंट आपको नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे 0 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, म्यू 0 डेल डॉट जे, इस तरह से आपको कुछ टर्म
मिलेगी। तो यहाँ पे ये ज़ीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि डेल डॉट जे की कुछ वैल्यू आनी चाहिए। तो मैंने देखो क्वांटम मैकेनिक्स में भी लिखवाया था डेल डॉट जे इक्वल टू माइनस डेल रो बाय डेल टी। ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एक क्वांटम मैकेनिक्स में लिखवाया था जब प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी में पढ़ा रहा था तब, और ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन द इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये भैया इक्वेशन तो कांस्टेंट नहीं रह रहा है, मतलब कि इसमें देखो अगर डाइवर्जेंस ले रहे हैं तो सभी साइड मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए, मतलब कि ज़ीरो आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ इसका मतलब वैल्यू आ रहा है, तो मतलब ये कांस्टेंट नहीं रह रहा है, तो इसमें मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है, मतलब यहाँ पे मॉडिफिकेशन चाहिए। सो एम्पियर्स लॉ है, उसमें मैक्सवेल ने मॉडिफिकेशन किया है। सो यहाँ पे देखो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ किस तरह से लिखा जाएगा, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। अब ये मॉडिफिकेशन है वो किस तरह से हो रहा है, देखो ये मॉडिफिकेशन है, उसमें क्या कर रहे हैं अभी देखो हम कि फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें रो बाई एप्सिलॉन ज़ीरो है, तो ये एप्सिलॉन ज़ीरो है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन ज़ीरो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, या तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब हमें पता है डेल डॉट जे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, माइनस डेल रो बाई डेल टी। सो माइनस डेल बाई डेल टी, रो की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन ज़ीरो और डेल डॉट ई। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो डेल डॉट जे इक्वल टू माइनस ऑफ डेल डॉट यहाँ पे एप्सिलॉन ज़ीरो एंड डेल डॉट डेल ई बाई डेल टी, इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, अब ये डेल डॉट यहाँ पे देखो दोनों साइड डाइवर्जेंस है, तो ये इस तरह से लिख सकते हैं हम कि जे इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन ज़ीरो डेल ई बाई डेल टी। अब इसको प्लस कर दो और यहाँ पे ज़ीरो लिख दो, तो जे की जगह पे आपको अभी ये वैल्यू पुट करना है, तब आपका ज़ीरो आंसर आएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे अगर हम पुट कर देंगे तो एम्पियर्स लॉ है वो किस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा, देखो डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू ज़ीरो, जे की जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं, तो म्यू ज़ीरो जे प्लस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डेल ई बाई डेल टी। क्लियर? इस तरह से ये जो मॉडिफिकेशन हुआ, इस वजह से ये लॉ है वो करेक्ट हो गया। तो ये है वो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ कहते हैं, इसको एम्पियर्स लॉ कहते हैं। तो आपको स्पेसिफाई करके पूछा जाएगा कि मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है उसमें कौन सी टर्म यहाँ पे ऐड हो रही है या कौन सी टर्म मॉडिफिकेशन टर्म कहलाती है, तो आपको ये याद रखना होगा। अब देखो ये तो हमारा मॉडिफिकेशन हो गया। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि देखो इसको म्यू ज़ीरो कॉमन लेके भी लिख सकते हैं हम इस तरह से, तो ये फॉर्मेट है वो आपको पता होना चाहिए। अब एप्सिलॉन ज़ीरो ई है, उसे पोलराइजेशन डी भी कहा जाता है, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस टर्म को डेल डी बाई डेल टी, ये टर्म भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं आप। सो आपको डिफरेंट टर्म्स है वो पता होनी चाहिए। सो ये मॉडिफिकेशन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है।
क्लियर। अब देखो कि एक बात आती है डिस्प्लेसमेंट करंट की, तो इसका यहाँ पे अलग से ही मैं मतलब अगर यहाँ पे ही मैं करवा देता तो आपको पता नहीं चलता कि ये अलग से क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसके इक्वेशंस है वो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और उसमें थोड़ी टेक्निकल चीज़ें पूछी जाती है, तो वो टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसका इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब देखो J इक्वल टू JC प्लस JD होता है, मतलब एक है वो कंडक्शन का पार्ट होता है, एक है वो डिस्प्लेसमेंट का पार्ट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का पार्ट और कंडक्शन का पार्ट है वो किस तरह से डिफरेंट होता है वो देखते हैं। देखो कैपेसिटर एनालॉजी है वो, मतलब कैपेसिटर को लेके ये समझते हैं। तो एक ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें यहाँ पे एसी करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रेजेंट होगा, यहाँ पे कैपेसिटर है तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इस तरह से कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। और कैपेसिटर अगर चार्ज हो रहा है तो इसमें एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो रही है, अदरवाइज डिस्चार्ज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी उसमें कम हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। अब देखो जे डिस्प्लेसमेंट है वो प्रोपोर्शनल टू डेल ई बाई डेल टी है। अब अगर टाइम के साथ कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो टाइम इंक्रीजेस, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी इंक्रीज हो रहा है तो जे है वो इंक्रीज होगा। और डायरेक्शन ऑफ E and J are सेम। ओके, जो चेंज हो रहा है वो देखो अपवर्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। अगर डिस्चार्ज हो रहा है, देखो यहाँ पे अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो टाइम इंक्रीज होगा, चार्ज है वो यहाँ पे डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा। और जे है, देखो जे है उसमें भी क्या चेंज आएगा, जे है वो डिक्रीज होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ ई एंड जे आर ऑपोजिट। डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वॉल्यूम करंट डेंसिटी की वो दोनों डिफरेंट होगी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की। तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी। अब यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल आता है, तो एक एग्जाम्पल है वो सोल्व करते हैं और देखते हैं। देखो एग्जाम्पल है उसमें क्या बोला जाता है, एग्जाम्पल है वो मैं PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे इस तरह से बोला गया है कि इस तरह से ये जो सर्कुलर प्लेट है उससे कैपेसिटर बन रहा है, फॉर्म हो रहा है। अब ये प्लेट है उसकी रेडियस है a, के प्लेट की रेडियस है a और ये जो डिस्टेंस है टोटल ये है d। अब ये d है वो वेरी वेरी लेस देन a है, क्लियर। और अब यहाँ पे अब a parallel plate capacitor is formed by two circular conducting plates of radius a separated by distance d, where d is very very less than a and it is being slowly charged by current that is nearly constant
एट एन इंस्टेंट व्हेन करंट इज I, मैग्नेटिक इंडक्शन बिटवीन द प्लेट्स एट अ डिस्टेंस a/2, एट अ डिस्टेंस a/2 फ्रॉम सेंटर ऑफ प्लेट इज। मतलब कि यहाँ पे देखो ये A है, अब a/2 डिस्टेंस पे, ओके, a/2 डिस्टेंस पे मैग्नेटिक इंडक्शन आपको फाइंड करना है। अब हमें पता है देखो कि पहले तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि B.dl है इक्वल टू, B.dl है इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो म्यू जीरो, सॉरी पहले तो म्यू जीरो टाइम्स आई एनक्लोज, सो म्यू जीरो आई सी प्लस म्यू जीरो आई डी। अब यहाँ पे तो कंडक्शन करंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी वायर कनेक्टेड नहीं है तो कंडक्शन करंट मिलेगा नहीं। अब यहाँ पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट ही मिलने वाला है, सो म्यू जीरो आई डी इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे म्यू जीरो आई डी मतलब म्यू जीरो आई एनक्लोज अगर लिखते हैं तो म्यू जीरो आई एनक्लोज है तो आई एनक्लोज लिखा जाएगा, देखो आई एनक्लोज है आई डी है, मतलब कि यहाँ पे ब्रैकेट में आप आई डी लिख दो, आई एनक्लोज आपको पता चले कि ये एम्पियर्स लॉ लिखवा रहा हूँ। सो ये है वो क्या है इंटीग्रेशन जे डी एंड डी एस परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर एरिया आपको देखना है। अब म्यू जीरो टाइम्स देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो किसका आपको मिल रहा है वो देखना है। पहले हम क्या करेंगे जनरलाइज केस डिस्कस करेंगे बी इन बी आउट इस तरह से, और बाद में आपका जो फाइनल जो सॉल्यूशन होगा वो उसमें से आपको बता दूंगा ताकि आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस मिल जाए। सो म्यू जीरो और जे डी एंड डी एस परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे देखो जे डी हमें पता है और डी एस परपेंडिकुलर, यहाँ पे इंटीग्रेशन आप करेंगे तो देखो जे डी है वो क्या आ रहा है आई बाई पाई और ये पूरा का पूरा ए स्क्वायर। अब डी एस है वो क्या आएगा देखो पाई एस स्क्वायर। एस मतलब कि यहाँ पे कोई भी रैंडम डिस्टेंस की बात हो रही है, यहाँ पे ये है वो डिस्टेंस एस है, यहाँ पे इस तरह से लिया है। अब मैग्नेटिक फील्ड बी, ओके, मैग्नेटिक फील्ड बी और ये लाइन इंटीग्रल करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो 2 पाई एस, मतलब कि ये एस डिस्टेंस का एस रेडियस का एक सर्कुलर लूप ले लिया है। सो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू जीरो आई बाई, देखो पाई पाई कैंसल हो गए और यहाँ पे 2 पाई और एक एस कैंसल हो गया एस स्क्वायर और यहाँ पे एस, क्लियर, ओके। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो करंट इस तरह से अगर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड है वो, देखो करंट इस तरह से जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड है वो कर्ल करेगा उसको, तो इसकी डायरेक्शन है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में फाई कैप में होगी, क्लियर। अब ये हो गया हमारा जनरलाइज मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे इसकी ओके, यहाँ पे देखो ये इक्वेशन रखते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए काम आएगा। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड फाइंड करना है, ओके, बी इन, ओके, तो बी इन है वो क्या आ जाएगा देखो, अगर ये एस है उसकी रेडियस कम कर दो, ओके, ए जितनी कर दो, पहले ए कर देते हैं अगर, तो क्या आ जाएगा कि यहाँ पे एस की जगह पे डायरेक्टली ए ही पुट करना है आपको,
यहाँ पे एस की जगह पे ए पुट करना है तो म्यू 0 आई बाई 2 पाई ए आपको मिल जाएगा। अब ये बी इन है वो ये शो कर रहा है कि अगर ये एस है, देखो एस है वो कोई स्मॉलर इस तरह का सर्कुलर लूप है, तो इसकी रेडियस सपोज एस है, तो यहाँ पे इसमें से जो भी फील्ड लाइंस, मतलब इसमें से जो भी फील्ड लाइंस पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसी की वजह से यहाँ पे आपका मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होगा। यहाँ से जो करंट पास हो रहा है इसमें से ही, वही आई एनक्लोज कहा जाएगा। तो अगर यहाँ पे इससे ज़्यादा बड़ा लूप ले रहा हूँ, इतना बड़ा लूप ले रहा हूँ या तो इतना बड़ा लूप ले रहा हूँ, तो ये लूप और ये लूप तीनों में आपको मैग्नेटिक फील्ड सेम मिलने वाला है। मतलब बी आउट जब आप कंसीडर करेंगे बी आउट तो आपको डिफरेंट मिलेगा, लेकिन बी इन है वो यहाँ पे सेम ही मिलने वाला है। तो बी इन का ये फॉर्मूला है। अब बी आउट है उसमें आप क्या कर सकते हैं, देखो बी आउटसाइड है उसमें यहाँ पे एस, देखो ये एस है, उसमें मैक्सिमम आप कितना, देखो करंट है आपका, जो करंट है वो किसमें से, मतलब करंट डेंसिटी है वो पाई ए स्क्वायर है, और जो एरिया है, एरिया भी फिक्स है, एरिया तो पाई एस स्क्वायर आप लिख दो, लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपका जो जनरेट होगा वो कितना होगा, ए जितनी रेडियस है उसमें से ही पास हो रहा है। देखो आप समझ रहे हैं कि आपको मिनिमम क्राइटेरिया पता है कि यहाँ तक आपका करंट फ्लो हो रहा है। सो उसमें से अगर आप देखो आपके पास 100 चॉकलेट्स है, तो उसमें से आप कोई दे रहे हैं, किसी को देना है आपको, तो आपको पर्टिकुलरली पार्ट में डिवाइड करके देना होगा। लेकिन आपके पास 100 चॉकलेट्स है और आपको मैं इस तरह से बोल देता हूँ कि आपको 100 चॉकलेट्स है वो डिलीवर कर देनी है, फिर से आपको 100 चॉकलेट्स मिल जाएगी। तो ये ऐसी बात हो गई कि आप लूप कितना भी बड़ा ले लो, लेकिन यहाँ पे ही करंट पास हो रहा है, तो इसका इतना ही एरिया है वो करंट के लिए यहाँ पे आपका मिलेगा। तो बी आउटसाइड, यहाँ पे देखो बी आउटसाइड है वो क्या आ जाएगा, बी आउटसाइड डायरेक्टली 2 पाई एस मिल जाएगा। क्लियर, बी आउटसाइड है वो 2 पाई एस मिल जाएगा, पाई एस स्क्वायर है और यहाँ पे ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है ए डिस्टेंस पे, सॉरी ए बाई 2 डिस्टेंस पे। ओके, तो आपका जो एस है एस इक्वल टू ए बाई 2 हो जाएगा। अब ए बाई 2 डिस्टेंस पे आपको फाइंड करना है, मतलब कि ए से तो कम डिस्टेंस है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड फाइंड करना है। तो आप इनसाइड फाइंड करो, देखो बी आउट का फॉर्मूला भी लिख लेना, म्यू 0 आई एस की जगह पे ए और यहाँ पे 2 इंटू 2 पाई ए का स्क्वायर, तो यहाँ से म्यू 0 आई बाई 4 पाई ए स्क्वायर, सॉरी 4 पाई ए, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। क्लियर, समझ गए आप। बेसिक यहाँ पे आपको यही समझना है कि यहाँ पे जो कैपेसिटर है उसमें जो प्लेट है उससे आप ज़्यादा बड़ा लूप लेंगे, इनफाइनाइट लूप लेंगे, लेकिन यहाँ पे करंट तो इतना ही एनक्लोज हो रहा है, तो करंट इतना ही एनक्लोज होगा, तो यही करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड देने वाला है। लेकिन इससे छोटा लूप लेंगे कि जिसमें ये 2 ही लाइन इन्वॉल्व हो रही है, देखो यहाँ पे 2 एरो हेड्स ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आई एनक्लोज है वो कम मिल जाएगा, कम हो जाएगा। इस वजह से आपको यहाँ पे आपको एस यहाँ पे न्यूमरेटर में आ रहा है और बी आउट है वो कंसिडर करेंगे, तो आप में
मतलब कहीं पे भी डिपेंडेंसी ए की नहीं दिखेगी। क्लियर। तो अब हम इसके बाद करने वाले हैं शुरू EM वेव प्रोपागेशन इन अ फ्री स्पेस।